Hello everyone, my name is Alicia. In the second video of the chapter of conservation of plants and animals, we'll be discussing about the topic that is conservation of biodiversity. So first of all, हमें समझना चाहिए कि हम biodiversity को conserve क्यों करना चाहिए या biodiversity जो term है वो actually what does it mean? What do you actually mean by the statement biodiversity? So let's move on to next slide. सबसे पहले हम समझेंगे what do you mean by biodiversity? Bio means life and diversity means variety. मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. मतलब एक तरीके से एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हो, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके हैबिटेट जिस पर्टिकुलर एरिया को हम पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. मीन्स द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, plants and animals, the ecological habit and the habitat in which they occur is known as biodiversity. हम सबको पहले याद करो, हमने पढ़ा होगा what do you mean by habitat. हैबिटेट मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसके एड्रेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट. तो यह हैबिटेट, तो हम वहाँ पे जो इस एरिया पे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो या एनिमल हो, उनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में अगर हम पढ़ाई करें या स्टडी करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी. Now biodiversity comprises, okay, biodiversity जो होता है ना वो डिफरेंट शेप का हो सकता है, डिफरेंट साइज का हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म का हो सकता है. एक तरीके से हमारा वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी अगर हमारे इंडिया में रिच हो तो इट्स गुड ओनली ना, क्योंकि हमारे इंडिया में वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे. तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी एक्चुअली इज द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड. बायोडाइवर्सिटी कंप्राइजेस 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज. अब इसके अंदर हम 3 टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज पढ़ेंगे. सबसे पहला होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी. ओके, हैव यू एवर हर्ड द टर्म जेनेटिक? जेनेटिक मींस जीन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है ना? मतलब वेरिएशन इन जीन्स एंड जीनोटाइप विद इन अ स्पीशीज. सॉरी, ओके. Genetic diversity means variation in genes and genotype within a species. एक ही species के अगर variations present होंगे genes या genotype में, अगर एक ही species के genotype में variations present हो या differences हो, उनको हम क्या बोलते हैं? genetic diversity. अगर मैं example के तौर पे बोलूँ, सबको पता है ना डॉग है, डॉग species है, बट उसके भी different breeds होते हैं, राइट? एक ही डॉग के वैरायटी ऑफ ब्रीड्स होते हैं. रॉटवाइलर है, बुलडॉग्स है, ओके, पोमेरियंस है, ये सब कुछ क्या है? वैरायटी ऑफ ब्रीड्स. बट स्पीशीज क्या है? दे ऑल आर डॉग, राइट? दे ऑल आर डॉग, बट उनके वैरायटी ऑफ ब्रीड्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब उनके जीन्स क्या है, उनका जीनोटाइप क्या है? डिफरेंट. तो जो वेरिएशंस प्रेजेंट होता है उनके जीन में या उनके जीनोटाइप में एक ही स्पीशीज के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी. आई होप यू ऑल गेट इट. एक और बार मैं समझा देती हूँ. जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक ही स्पीशीज के अगर जीन्स या जीनोटाइप में वेरिएशंस प्रेजेंट हो, मतलब उनके जीन्स या जीनोटाइप में वेराइटीज हो, उनके वेरिएशंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? उनके जीन या जीनोटाइप में, एक ही स्पीशीज के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला डॉग एक स्पीशीज है, बट उनमें भी वेराइटी ऑफ ब्रीड्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक रॉटवाइलर है, बुलडॉग है, राइट, पग है, ये सब कुछ क्या? वेराइटी ऑफ ब्रीड्स, बट स्पीशीज क्या है? डॉग, राइट? सो उनमें क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी. सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी. सेम, हमने वहां पे जीन लेवल पे बात किया, अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? स्पीशीज लेवल में. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ग्रेट बैरियर रीफ. इस ग्रेट बैरियर रीफ में वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होंगे. सी, स्पीशीज डाइवर्सिटी मींस द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. एक ही इकोसिस्टम में डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी. इसके एग्जांपल के तौर में मैंने लिखा है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का,
वहां पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज देखा जा सकता है, जैसे कि वहां पे डिफरेंट टाइप के कोरल रीफ्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के फिशेस प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, अलग अलग स्पीशीज है, कोरल रीफ अलग होता है, फिशेस अलग होते हैं, टर्टल्स, वेराइटी ऑफ टर्टल्स देखा जाएगा, वेराइटी ऑफ मेराइन प्लांट्स पाए जाएंगे, वेराइटी ऑफ मेराइन एनिमल्स पाया जाएगा, मॉलस्क पाया जाएंगे। तो ये क्या है, बहुत सारे स्पीशीज एक इकोसिस्टम में अगर प्रेजेंट हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ये सब कुछ मिलके क्या बनाता है, कम्युनिटी, एक पूरा इकोसिस्टम जहां पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हो, वेराइटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट हो, वेराइटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट हो। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। द वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम इन विच द कम्युनिटी ऑपरेट इज नोन एज कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकती हूँ फॉरेस्ट। सबने फॉरेस्ट तो देखा ही होगा, पढ़ के भी आते हैं हम। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट में वैरायटी ऑफ कम्युनिटीज पाया नहीं जा सकता। जैसे कि देखो, हम अगर बात करें ट्रीज के बारे में, वहां पे भी हम ट्रीज होते हैं, प्लांट्स के बारे में, तो वहां पे ट्रीज होते हैं, वैरायटी ऑफ श्रब्स देखा जाएगा, वैरायटी ऑफ हर्ब्स भी मिलेंगे, राइट, ग्रासेस होंगे। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें तो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे, फंगाई ग्रो करेंगे वहां पे, ठीक है। तो इन सबको हम क्या, और वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी पाया जाएगा। तो ये बहुत सारे इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्पीशीज जहाँ पे पाया जाता है हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ओके, तो वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड द इकोसिस्टम इन विच द कम्युनिटी ऑपरेट। एग्जांपल इज फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, वहाँ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब क्या है वहाँ पे पाया जाता है, उनके खुद के हैबिटेट भी पाया जाता है। So that is known as community biodiversity. I hope you are very clear with the fact that what you mean by biodiversity. अगर हम एक और बार मैं जस्ट समरी वाइज में समझा दूं तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब इतना होता है कि मान लो एक ऐसा एरिया जहाँ पे वैरायटी ऑफ, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स देखा गया हो, बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स हो, बहुत सारे वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। इन शॉर्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत वैरायटी के हो, उनके इकोलॉजिकल हैबिट, उनके जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जगह, उनके बारे में हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ओके, जहाँ पे वो रहते हैं दैट इज नोन एज, मतलब ये जो भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ वो रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट शेप, साइज और फॉर्म का होता है, एक तरीके से हमारे वर्ल्ड का वेल्थ होता है, ठीक है ना। अगर बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। अगर मैं जीन लेवल में बात करूं दैट इज जेनेटिक, जीन इज जेनेटिक। ओके, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में बेसिकली मैं जीन लेवल में बात कर रही हूँ कि एक ही स्पीशीज का अगर डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप में वेरिएशंस पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि याद करो मैंने किसका एग्जाम्पल बोला था, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली याद करो डॉग के बारे में कि स्पीशीज क्या है, डॉग ही तो है, बट उसके वेराइटी ऑफ जीन्स की, जीन्स लेवल में क्या है, वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम उस पर बहुत सारे वेराइटी ऑफ ब्रीड्स देखा गया है, जैसे कि रॉटवाइलर हो गया, ओके, पग हो गया। तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बट स्पीशीज क्या है, डॉग। अगर मैं स्पीशीज के बारे में बात करूं कि एक ही जगह पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, एक ही इकोसिस्टम में वेराइटी ऑफ स्पीशीज पाया गया है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में है ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी स्पीशीज पाए जाएंगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोरल रीफ देखा जाएगा, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फिशेस प्रेजेंट होंगे, मॉलस्क होंगे, सी प्लांट्स होंगे, टर्टल्स पाया जाएगा। तो क्या है, बहुत सारी स्पीशीज एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, मैराइन इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। एंड लास्ट, कम्युनिटी डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे वेरिएशंस किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, कम्युनिटी में। जैसे कि फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में प्लांट्स भी पाए जाएंगे, वो भी कौन से, ट्रीज भी होगा, हर्ब्स भी होगा, श्रब्स भी होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स भी प्रेजेंट होंगे, उनके हैबिटेट पाया जाएगा। उसके अलावा सॉइल के बारे में बात करें, वहाँ पे अलग कम्युनिटी होंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होंगे, फंगाई ग्रो करेंगे। तो डिफरेंट कम्युनिटी अगर एक ही एरिया पे ग्रो करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। दैट्स इट। तो ये था बायोडाइवर्सिटी के बारे में। लेट्स मूव ऑन, कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये, हाँ, इसके पहले एक टॉपिक होगा, शायद तक आपके बुक में आएंगे, फॉरेस्ट जो होता है उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट।
अब बायोडाइवर्सिटी तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, कि वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है, उनके हैबिटेट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब ये हॉटस्पॉट क्या है, मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं, ये वो वाला हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है ना। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि मतलब हम एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी है, मतलब इस एरिया में वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जा रहा है, बट अगर हम इस एरिया को मैनेज ना करें, इसको हम फ्रीक्वेंटली क्या बोलते हैं, एक तरीके से उसको मैनेज ना करें, तो उसके चांसेस हो सकता है इसके अंदर जो भी प्लांट्स हो, जो भी एनिमल्स हो, या जो भी वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, वो आगे जाके थ्रेटेंड हो जाए, मतलब एक तरीके से आगे जाके वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके ना। तो हॉटस्पॉट मीन्स एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता हो, बट अगर हम उन्हें मैनेज ना करें प्रॉपर तरीके से, उन फॉरेस्ट को हम मैनेज ना करें, मतलब हम उसे कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन, जैसे याद करो पिछले बार हमने क्या बोलता, हम फॉरेस्ट को क्या करें, एक्सप्लॉइट कर रहे, डिस्ट्रॉय कर रहे, कैसे, हमारे एक्टिविटी से या नेचुरली या हमारे एक्टिविटी से अगर हम फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रहे, तो हम उनके हैबिटेट को भी तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया तो एक तरीके से वहां के पाए जाने वाले जो भी स्पीशीज है, अब वो आगे एक्सटेंट होने के कगार हो, मतलब वो आगे जाके अब और ना सर्वाइव कर पाए, एक्सटेंट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, सो फॉरेस्ट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आई होप यू ऑल गेट इट। अब आता है कॉसेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब टर्म आया वाइल्ड लाइफ, किसी को पता है व्हाट यू मीन बाय वाइल्ड लाइफ? मतलब जहाँ पे एक ऐसा जगह जहाँ पे वाइल्ड प्लांट एनिमल्स पाया जाता हो, उन्हें हम ह्यूमन इंटरवेंशन से बहुत ही दूर रखा हो, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। मतलब जहाँ पे वाइल्ड प्लांट एनिमल सब पाया जाता हो और उन्हें ह्यूमन इंटरवेंशन से बहुत ही दूर रखा हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ। ओके, अब इनके कॉसेस क्या है एक्सटिंक्ट होने का, मतलब आगे जाके सर्वाइव ना करने का, ऐसा क्या रीजन है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन करें, उनके हैबिटेट को क्या करें, हम डिस्ट्रॉय करें। उनका हैबिटेट लॉस हो गया तो वो आगे जाके कहीं और शायद तक सर्वाइव ना कर पाए, मे बी वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल ना हो, मे बी वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा, हम उन्हीं के हैबिटेट को क्या करें, कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आगे जाके ये स्पीशीज कोप अप नहीं कर पाए एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, तो वो आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब दुनिया से क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। तो अगर उन्हें हैबिटेट के साथ हमने खिलवाड़ की ना, छेड़छाड़ की, तो वो क्या हो जाएंगे, लाइकली आगे जाके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैसा हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इतने सारे गाड़ियां हैं, सबके पास गाड़ियां हैं, वो भी एक ही घर में 4-5-6 गाड़ियां होंगे ही से, सब चला रहे, तो पोल्यूशन का लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ज्यादा जा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस ज्यादा जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, सन रेज ट्रैप हो जाते हैं। हमने पढ़ा था ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद करो पिछले क्लास में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, उन सबकी वजह से क्या रहा है, फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट होने के चांसेस है, हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज लॉस ऑफ हैबिटेट, अगेन हम ट्रीज को कंटिन्यूसली कट डाउन करते जा रहे हैं, या तो नेचुरली तरीके से हो गया, या हमारे वजह से हम कंटिन्यूसली ट्रीज को कट कर रहे हैं ताकि हम वहां पे नए बिल्डिंग्स बना दे, नए कॉम्प्लेक्स बना दे, ठीक है ना। तो एक तरीके से उनके हैबिटेट को क्या करें, हम डिस्ट्रॉय करें, वहां पे जो भी स्पीशीज प्रेजेंट उनको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे, दूर कर रहे। अब वो स्पीशीज आगे जाके मान लो कि जिस जगह पे वो जा रहे हैं वहां के एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल ना हो, अब वो क्या हो सकता है, चांसेस हो सकता है उसका एक्सटेंट होने का, कम होने का, आगे जाके मिट जाने का, ठीक है ना। थर्ड है सॉइल इरोशन, ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, याद करो। सॉइल इरोशन क्या होता है, मान लो कि ये क्या है, सॉइल, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करे, अगर मैंने इन्हीं प्लांट्स को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, हटा दिया मैंने प्लांट्स को, अब ये सॉइल क्या जो था, पहले जो फर्टाइल सॉइल था, अब वो सॉइल कैसा हो गया, ड्राई हो गया, बहुत ही लाइट और ड्राई हो चुका है। अब वो सॉइल वेट नहीं रहा क्योंकि वहां पे वेजिटेशन ही नहीं है। अब वेजिटेशन नहीं है, अब वो सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बहुत तेज हवा या वाटर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन। जैसे वॉश अवे हो गया, जो भी फर्टाइल लेयर था वो तो अब हट गया, अब वहां पे प्लांट ग्रो करने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम। ओके, तो दैट इज सॉइल इरोशन। एक तरीके से क्या, हम उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
सेकेंड, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, हम और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी फॉरेस्ट एरियाज को कट डाउन करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए एक्सपैंड कर रहे हैं। ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। ओवरग्रेजिंग सिमिलर टू सॉइल इरोशन, क्या ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोशन हो सकता है ना, याद करो हमने पढ़ा था। ओवरग्रेजिंग क्या है कि अगर हम एनिमल्स को एक ही एरिया में कंटिन्यूसली ग्रेज करवाने छोड़ दे तो क्या होगा, वहां के जो भी वेजिटेशन है वो तो टोटली डिसअपेयर हो जाएगा। डिसअपेयर होते वहां के जो भी फर्टाइल एयर सॉइल है वो हवा की तेज हवा की वजह से क्या हो जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल इरोशन। ओके, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, मतलब हम फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करते जा रहे ताकि हम अपना घर बना सके, मॉल्स बना सके, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना सके। इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। थर्ड, फॉरेस्ट फायर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, हाँ, नेचुरल तरीके से भी फॉरेस्ट फायर हो तो वो क्या कर रहा है, फॉरेस्ट के बड़े एरियाज को क्लियर आउट कर देता है। डेवलपमेंटल वर्क्स, सिमिलरली हमारे लिए भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर आउट करें तो इन सब कुछ से क्या होता है, हैबिटेट हम क्या करते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर हमने उनके हैबिटेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया तो ये जो भी वाइल्ड लाइफ होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनके आगे जाके एक्सटेंट होने के चांसेस है, मतलब वो आगे जाके मिट जाने के चांसेस है दुनिया से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें आते हैं बहुत सारे कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट थ्रेट कैटेगरीज। बहुत ईजी है, अच्छे से समझना, आराम से समझना, ठीक है ना। फर्स्ट इज थ्रेट कैटेगरीज। उसमें आता है एक्सटेंट, इसको हम डिनोट करते हैं EX से, मतलब ये स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके हैं, अब इन्हें इस दुनिया में नहीं पाया जाता। तुम कहीं पे भी जाओ इनके मिलने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। मतलब अगर तुम इतना श्योर हो, ठीक है ना, एक्सटेंट स्पीशीज हम उन्हीं को मानते हैं कि हमारे अंदर 1% शक भी नहीं है, 1% डाउट भी नहीं है कि अब ये स्पीशीज क्या है, अब इस दुनिया में पाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट। ओके, एक और बार समझा देती हूँ कि एक्सटेंट का मतलब होता है कि अगर हम इतना श्योरिटी से बोल दें कि हाँ अब इस दुनिया में ये स्पीशीज अब नहीं पाया जाता, उतना मतलब एक तरीके से हमारे दिल और दिमाग में 1% डाउट नहीं है कि अब ये स्पीशीज इस दुनिया में पाया जाता है, उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट। इसको डिनोट किससे करते हैं, EX से। ओके, इन्हें हम डिनोट करते हैं EX से। An organism or species is considered extinct when there is no reasonable doubt। हमारे अंदर डाउट ही नहीं है कि अब ये स्पीशीज सर्वाइव कर रहा है, हमें पता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुके। तुम किसी भी दुनिया, किसी भी कोने में चले जाओ, ये किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओ, ये स्पीशीज पाया नहीं जाएगा। जैसे कि डायनासोर, ऑब्वियसली हम अपने पुराने स्टोरीज में पढ़ते थे कि डायनासोर कभी ना कभी हमारे दुनिया में रूल करते थे, अब नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, क्योंकि हमें पता है अब डायनासोर मिलने के चांसेस क्या है, एक तरीके से जीरो। हमें इतना श्योर है कि तुम कहीं पे भी जाओ डायनासोर तो मिलेगा ही नहीं। ओके, तो एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज इज कंसिडर एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट इट्स लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड। उनके भी जो लास्ट इंडिविजुअल है वो भी क्या है, मर चुके, अब इनको नहीं देखा जा सकता इस दुनिया में, नहीं पाया जा सकता इस दुनिया में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल डायनासोर, वॉली मैमथ एंड डोडो। डोडो भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, डोडो एक बर्ड है। ओके, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ वॉली मैमथ। ये पिंक हेडेड डक है, और ये जो स्पीशीज है ना, इसका रीसेंट एक्सटिंक्शन देखा गया है। द मोस्ट रीसेंट प्लांट एक्सटिंक्शन इज दैट ऑफ सेंट हेलिना ऑलिव। ये दिसंबर 2003 में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये द मोस्ट रीसेंट एक्सटिंक्शन, अभी रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुआ प्लांट है सेंट हेलिना ऑलिव, जिसका बोटानिकल नेम है नेसियोटा इलेप्टिका। ओके, तो ये जो है ये वाला स्पीशीज है प्लांट का, सॉरी सेंट हेलिना ऑलिव का। ओके, ये रीसेंट एक्सटिंक्शन में माना जाए, ये एक्सटिंक्ट हुआ है दिसंबर 2003 में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। हमने एक्सटिंक्ट तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्या नाम आया, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EW से। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, अ स्पीशीज इज कंसिडर्ड एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड when it is known to survive only in cultivation, captivity or an artificial ecosystem। हम उन्हीं स्पीशीज को एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मानते हैं अगर हम उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पे ग्रो करवा रहे हो।
अगर हम उन स्पीशीज को एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या हमारे एक पर्टिकुलर कैप्टिविटी में रखो, मतलब हमारे अंदर एक कैप्टिविटी में इसको अगर ग्रो करे तो वो स्पीशीज सर्वाइव होने के चांसेस है। बट अगर मैंने खुला छोड़ दिया अपने एनवायरनमेंट में, इसको बिल्कुल भी नेचुरल इकोसिस्टम में भेज दिया, तो उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ही कम है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब वो स्पीशीज तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब हम उन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करें या उन्हें हम कैप्टिविटी में रखें, ठीक है ना। सो दैट वन इज नोन एज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फॉर एग्जांपल बार्बरी लायन जो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है सिंस 1922। 1922 से अगर हमने उसने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं किया तो उसके लाइकली एक्सटिंक्ट होने के चांसेस है। ओके ना, ये तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उन्हें कैप्टिविटी में रखे या उन्हें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करे। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल extinct in the wild since 2002. Next is threatened species, the living species which have been greatly reduced in their number. वो species जिनके नंबर में बहुत ही डिडक्शन पाया जा रहा हो, बहुत ही रिडक्शन हुआ हो, ठीक है ना। पहला स्पीशीज बहुत हाई अमाउंट पे पाया जाता था बट अचानक उनका नंबर डिक्रीज हो गया, वो भी ऐसा ग्रेजुअली नहीं, सडन डिक्रीज हो गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीशीज। ये भी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लेट्स स्टडी। फर्स्ट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। एंडेंजर्ड स्पीशीज, द स्पीशीज whose number have been reduced to critical level and which are about to become extinct are called as endangered species. मतलब इसका नंबर इतना कम हो चुका है इन स्पीशीज का कि अब वो आगे जाके एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। पहली स्पीशीज बहुत ही हाई नंबर में पाया जाता था, अब वो उनके नंबर इतना डिक्रीज हो गया कि अब और डिक्रीज हो जाए तो ये स्पीशीज आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनके अब सर्वाइव करने के 1% चांसेस नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। इन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। एग्जाम्पल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल इन सतपुरा नेशनल पार्क है लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा। ये सब कुछ एंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब अब इनके नंबर और भी कम हो जाए तो ये आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सेकेंड एंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया के बारे में एग्जाम्पल बात है तो बेटेनिकिया निकोबारिका, ये प्लांट है। एलरिस फ्यूल्जेंस, ये क्या है, रेड पांडा। सो दीज आर दी फोटोज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आगे जाके एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज, जिनको हम डिनोट करते हैं वी से। वल्नरेबल, द स्पीशीज whose population are abundant at present, मतलब एट प्रेजेंट अभी के तौर पे ये स्पीशीज बहुत ही नंबर में प्रेजेंट हो, बट दे मे बिकम एंडेंजर्ड, बट आगे जाके वो किस कैटेगरी में आए, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। एंडेंजर्ड मतलब जिसका नंबर अब बहुत ही डिक्रीज हो गया, अब और डिक्रीज हो जाए तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाए, आगे जाके सर्वाइव ना कर पाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज। मतलब एट प्रेजेंट सिनेरियो में अभी के तौर पे वो स्पीशीज बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, बट अगर हम उन्हें केयरफुली कंजर्व ना करें या उनको हम मैनेज ना करें तो वो आगे जाके कौन से स्पीशीज, कौन से कैटेगरी में आएंगे, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। और एंडेंजर्ड में क्या मतलब, उनका नंबर कंटिन्यूसली क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे और वो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है। endangered in future are called as vulnerable species. समझ में आ गया, vulnerable मतलब कि अभी एट प्रेजेंट सिनेरियो में वो स्पीशीज बहुत ही हाई नंबर में प्रेजेंट हो, बहुत ही नंबर में प्रेजेंट हो, बट आगे जाके अगर हम उनको केयरफुली मैनेज ना करें, केयरफुली कंजर्व ना करें, प्रॉपर केयर ना दे तो वो स्पीशीज आगे जाके क्या हो जाए, किस कैटेगरी में आ जाए, एंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब उनके नंबर क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएगा और वो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज। एग्जाम्पल विल बी गोल्डन लंगूर, leopard cat and black buck etc. This is a picture of golden langur. Next is rare species, जिसको हम डिनोट करते हैं R से। The species which are very less in number, बहुत ही कम नंबर में पाया जाता हो, and are confined in a specific area are called as rare species. जो स्पीशीज अभी बहुत ही कम नंबर में, रेयर क्या मतलब होता है कि बहुत ही कम, ऐसे दुनिया में बहुत ही कम पाया जाता है, उन्हें तो हम रेयर बोलते हैं। तो मतलब ऐसा स्पीशीज जो बहुत ही रेयर हो, बहुत ही कम हो और वो वहीं पे ग्रो करेगा एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो उनकी कंडीशंस फेवरेबल हो, वहीं पे वो ग्रो करे, वहीं पे वो रेज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेयर स्पीशीज। एग्जाम्पल विल बी स्लो आयोरिस एंड वाइल्ड याक एक्सेट्रा।
अब आता है रेड डेटा बुक। द वर्ल्ड कंजर्वेशन, ये तो हो गया हमारे स्पीशीज के एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट कैटेगरी, इन सब के बारे में हमने कवर अप कर लिया है। अब आता है रेड डेटा बुक। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, जिनको हम पहले बोला करते थे इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन को पहले जाना जाता था IUCN के नाम से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या है, एक कंपाइल्स, मतलब उनके अंदर कंपाइल्स मतलब एक तरीके से लॉन्ग बुक होता है, लॉन्ग डायरेक्शन कॉल्ड द रेड डेटा बुक। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होता है, एक लिस्ट प्रेजेंट होता है, किनके, रेयर स्पीशीज के या एंडेंजर्ड स्पीशीज के, along with relevant information from all over the world। मतलब एक ऐसा लिस्ट, मतलब रेड डेटा बुक पे एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है, एक कंपाइल होता है, कौन सा लिस्ट का, कंपाइलेशन ऑफ लिस्ट, मतलब बहुत सारे जो भी स्पीशीज रेयर हो, जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड हो, उनके इंफॉर्मेशन के तौर पे एक लिस्ट बना के कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड डेटा बुक में, ठीक है ना। उनका फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी इंफॉर्मेशन हो, कौन से स्पीशीज के, रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज के, वो किस बुक में पाया जाता है, रेड डेटा बुक में। अब रेड IUCN रेड लिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है इस IUCN रेड लिस्ट का। सबसे पहला, ताकि हम अवेयरनेस को डेवलप कर सके, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी। हम लोगों को अवेयर कर सके कि हमें इन स्पीशीज के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अगर हमने इनकी स्पीशीज के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया तो ये स्पीशीज आगे जाके क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, इस दुनिया में नहीं पाया जाएगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। तो हमें एक तरीके से लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि अब ये स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड या आगे जाके एक्सटेंट होने के कगार पे है, तो वी हैव टू कंजर्व देम। आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक तरीके से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कि उनको हम एक तरीके से फीड करें कि हाँ ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है, अब उनमें उनके ऊपर हमें एक्स्ट्रा नजर रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए तो ये स्पीशीज क्या हो जाएंगे, आगे जाके एक्सटेंट हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक तरीके से हमें दिखाना है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी जो एक तौर पे इतना रिच था, जहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते थे, वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाया जाता था, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, अब उनके नंबर क्या हो रहा है, बहुत ही कम होता जा रहा है। तो हमें लोगों को अवेयर करना था। डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लोकल लेवल एंड गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शन, हम अपने तरीके से क्या क्या ऐसा कुछ मेथड या कुछ प्लान अडॉप्ट करें कि हम इन प्लांट और एनिमल्स को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर सके, ताकि ये स्पीशीज आगे जाके एक्सटेंड ना हो, ये एज इट इज हमारे इनके नंबर इंक्रीज होता जाए, एंड अगेन आवर वर्ल्ड कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी रिच नेशन। So this is about the whole chapter. We'll discuss about it in the next class, next video. Thank you.